हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस को क्रिएट किया हुआ है। अभी तक मैं आपके सामने 2 क्लासेस यहाँ पर ला चुकी हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और ये जो क्लासेस है टीचिंग एप्टीट्यूड की वो ना सिर्फ ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स के लिए है, टीजीटी और पीजीटी, बल्कि जो आपका नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आपकी आने वाली है उसमें भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जाता है। तो वहां पर भी आपको टीजीटी पीजीटी में सेम टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ना है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप जल्दी से जल्दी और साथ के साथ जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। उन कीवर्ड्स की हेल्प से मैं पूरा का पूरा सेशन आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग की यहाँ पर बात करेंगे। टीचिंग का हमारा जो चैप्टर है वो चला हुआ। इससे पहले टीचिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल, रिक्वायरमेंट वो सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो सूत्र होते हैं शिक्षण के वो भी आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 3 यहाँ पर रहने वाली है जिसमें हम शिक्षण के स्तर की बात करेंगे। तो जब भी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो ये सभी आप टेट एग्जाम में, यानी कि अगर आपने सीटेट दिया है तो उसमें भी आप पढ़ करके आ रहे होते हैं। थोड़ा सा वो डिटेल में इसको पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पर बात वैकेंसीज की हो रही है। तो जब हम लेवल की बात करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर 3 लेवल समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं। वन इज मेमोरी लेवल जिसको स्मृति स्तर कहा जाता है। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ या फिर अवबोध स्तर कहा जाता है। और इसके अलावा जो थर्ड वन है वो है आपका रिफ्लेक्टिव जिसको चिंतनशील स्तर यहाँ पर कहा जाता है। ये तीनों के तीनों लेवल बहुत जरूरी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और जो कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी उसकी हेल्प से आप वो 1 नंबर इजिली यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से जो कि आपका मेमोरी लेवल है जिसको हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेवल्स है वो किनके द्वारा दिए गए हैं। तो जो मेमोरी लेवल है उसको हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको मॉरिसन के द्वारा और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करेंगे मेमोरी लेवल के साथ। तो मेमोरी लेवल जो आपका होता है वो प्री प्राइमरी से प्राइमरी कक्षाओं तक के लिए होता है, यानी कि पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक कक्षाओं के साथ होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो भाई जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन में होते हैं, लाइक प्री प्राइमरी जिसको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वहां से लेकर के और आपकी 5वीं कक्षा तक, ठीक है, तो 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक जो है आपको ये पर्टिकुलर लेवल्स है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो समझते नहीं है बल्कि उनके सामने जो हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं उसको वो एज इट इज क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला जो लेवल है वो इन छोटी कक्षाओं तक देखने को मिलता है। ये थॉटलेस होता है, इसमें बच्चा विचारहीन होता है, बच्चे का अपना खुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टीचर ने जो उसके सामने रख दिया, जैसे उसको सिखा दिया वो उसी तरीके से ही सीखता है। तो छोटी क्लासेस के लिए ये हेल्पफुल होता है जो कि मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का। थॉटलेस होता है, विचारहीन होता है, बच्चे का अपना कोई भी थॉट पैटर्न अलग से नहीं होता है, जो उसको बता दिया वही हमें करना होता है। इस पर्टिकुलर स्टेज में नाम से ही क्लियर है, मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोराइज करना, याद करना, कंठस्थ करना, अपने दिमाग में धारण कर लेना। तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बस आपके सामने कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर रख दिया जाता है, तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है और आप उसको सिर्फ क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में धारण कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेवल में आपको जो की टर्म दिखाई देंगे वो होता है क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है रटना, रोट मेमोराइजेशन अगर आपको दिखाई दे जाए, मतलब इन सबका मतलब क्या होता है, ये रटने पर बल देता है। ये जो स्तर है वो किस पर बल देता है, रटने पर बल देता है। ठीक है, इसमें हम फैक्ट्स को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, धारण करते हैं। रिटेन का मतलब धारण होता है। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी शामिल करके चल रही हूँ। फैक्ट्स को हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं मतलब कि याद करते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल होता है वो भी फिक्स्ड मटेरियल होता है। ठीक है, निश्चित सामग्री इसमें होती है सारी की सारी जो कि आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है। तो ध्यान देना, मटेरियल भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। उसको आप एज इट इज याद कर लेते हो, धारण कर लेते हो, टाइम आने पर उसको आप रिकॉल कर लेते हो। दिस इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर, जो कि छोटी कक्षाओं के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्तर है वो बहुत जरूरी है इस स्तर तक जाने के लिए और 3rd नंबर वाले स्तर तक जाने के लिए। ये जो लेवल है वो प्री रिक्विजिट है, मतलब पहली शर्त है, आपको ये तो करना ही करना होता है और सभी बच्चे इससे गो थ्रू होते हैं। इसमें जो इनिशियल स्टेज आप ध्यान में रखेंगे, मैंने जब भी अभी कहा आपको
कि ये जो लेवल है वो शुरुआती चरण होता है, शुरुआती स्तर होता है। इसके बाद फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, देन बाद में रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो ये क्या है, शुरुआती स्टेज है आपकी। ठीक है, ध्यान देना, ये जो लेवल है वो टीचर सेंटर्ड होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, बहुत ही जरूरी है ये। इसमें टीचर ने जो बच्चे के सामने प्रेजेंट कर दिया, बच्चा उसी को ही लर्न करेगा, इसके अलावा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, और जो टीचर का रोल होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो किसमें होता है भाई, सक्रिय भूमिका में होता है। ठीक है, सक्रिय भूमिका में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप इनको लिख लीजिएगा और एग्जाम टाइम में रिवाइज जरूर करके जाइएगा। तो टीचर का रोल इसमें कैसा होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय भूमिका में होता है। ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा जो इसमें नहीं होता है वो क्या है, इंटेलिजेंस इसमें आपकी कहीं पर भी नहीं होती है भाई। जो बुद्धि होती है वो आपकी इंप्रूव नहीं होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस कह लीजिए या फिर कैपेबिलिटीज, जो क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज यानी कि क्षमताएं, वो क्या होती है भाई, टोटली इग्नोर करी जाती हैं। ठीक है, क्षमताएं लिख लेना। ठीक है जी, ये जो है आपकी टोटली नेग्लेक्ट की जाती है, क्योंकि आप सिर्फ इसमें क्या करते हो, सिर्फ रिकॉल करते हो, याद करते हो, फैक्ट्स को सिर्फ धारण करते हो। तो इसमें कोई भी बुद्धि का स्तर यहाँ पर कहीं बढ़ नहीं रहा है। इसके अलावा आपकी जो योग्यताएं हैं वो भी यहाँ पर बिल्टअप नहीं हो रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि शिक्षण का सबसे पहले नंबर का स्तर होता है। किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लेवल, जो कि आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का समझ स्तर आप इसको कह सकते हैं, अवबोध स्तर आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर को दिया गया था मॉरिसन के द्वारा, और ये जो स्तर है वो किन कक्षाओं के लिए होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि जो प्राथमिक से और माध्यमिक कक्षाओं की तरफ के लिए होता है। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हो भाई 5 to 8 क्लास तक के लिए आपको ये चीजें देखने को मिलती है। कोई कोई स्टेट सेकेंडरी को 8 तक भी काउंट करता है, कोई 9th and 10th को भी उसमें शामिल करता है। सो इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी कक्षाओं के लिए प्रॉपर होता है, क्योंकि इसमें बच्चे के पास, बच्चा समझने लग जाता है चीजों को। आप उसको प्रेजेंट करते हो कंटेंट, वो समझने लग जाता है। तो जब बात अंडरस्टैंडिंग की हो रही है तो इसमें क्या करता है बच्चा, कंसेप्ट को समझता है, रटता नहीं है। इसमें वो क्या करेगा, कॉन्सेप्ट को, मेन जो मीनिंग है कंसेप्ट का, जो आप पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चे को, वो उसको समझने की कोशिश करता है, ताकि फर्दर उसका इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर रटने का नहीं है सिस्टम। एमएलटी यानी कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो नेसेसरी है इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। मैंने कहा था सबसे पहले आपका ये वाला लेवल क्रिएट होता है, देन ये वाला, एंड देन ये वाला आपका होता है। तो मेमोरी लेवल टीचिंग इसमें क्या है, नेसेसरी है। पहले आप याद करेंगे तभी तो आप आगे जाकर के समझ पाएंगे उस चीज को। तो पहले हम याद करते हैं, हम क्रैमिंग करते हैं, हम अपने दिमाग में उस चीज को धारण करते हैं, रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। और जब हम इसमें समझ रहे हैं तो ये जो लेवल होता है वो थॉटफुल होता है, विचारशील होता है। इसमें आपके खुद के थॉट पैटर्न होते हैं, आप चीजों को समझ करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थॉटफुल होता है। इसमें हम बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर ये लिखी है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट अगर आपको लिखा आ जाए, यानी कि जो विषय आप पढ़ रहे हो, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उसकी महारत यहाँ पर जो है वो देखी जाती है, विषय की महारत यहाँ पर देखी जाती है। दैट मीन्स आप जो अर्थ होता है उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बनाना। ठीक है, उसके मेन आइडिया को ग्रहण करना। ग्रेस्प द आइडिया मतलब क्या है, विचार को समझना आप कह सकते हो, या फिर ग्रहण करना। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकते हैं। सो मैंने वही शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो ध्यान देना, इस पर्टिकुलर में क्या होता है, हम कंसेप्ट की महारत यहाँ पर हासिल करते हैं, विषय वस्तु की प्रॉपर जानकारी हम समझते हैं, ताकि हम उसका इस्तेमाल भविष्य में क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मीनिंग आ जाए, ग्रेस्प द आइडिया आ जाए, तो वो सारे किसके टर्म हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के हो जाते हैं। इसमें जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि दोनों बराबर जो है वो यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और इस पर्टिकुलर लेवल को सब्जेक्ट सेंटर्ड कहा जाता है, यानी कि विषय आधारित कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड। ये शिक्षक आधारित था, ये विषय आधारित होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो इसमें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि मॉरिसन के द्वारा मॉडल ऑफ टीचिंग यहाँ पर दिया गया है, शिक्षण का मॉडल यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है, शिक्षण का मॉडल दिया गया है जिसमें यहाँ पर उन्हें 5 स्टेप्स दिए इस मॉडल के। ओके, जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई मॉडल जो है शिक्षण का मॉरिसन ने दिया है तो उसमें कौन कौन से 5 स्टेप है, तो आप इनके अलावा और जो मेन है वो आप ये ध्यान में रखेंगे। बाकी हम शुरुआत से इन चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले वो बात करते हैं फोकस की, देन बात करते हैं सिंटेक्स की, देन बात करते हैं सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए है, ठीक है। तो चलिए फोकस की अगर बात करें तो ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम किस पर केंद्रित करते हैं, हम सब्जेक्ट की कौन जो महारत है, जो मास्टरी है, उस पर फोकस करते हैं। तो यानी कि इसका जो फोकस है इस पर्टिकुलर लेवल का वो क्या है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। कि बच्चे को अगर हम कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, इस वक्त अगर मैं आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ तो आपको इसकी समझ हो जाए, आप उसको रटो ना कि एज इट इज फटाफट ये सारे लिख लिख के देख लिया और आपने रट लिया, नहीं, आपको समझ बनानी है इस कॉन्सेप्ट की। जब आप समझ बनाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फोकस क्या है, मास्टरी, ठीक है, महारत हासिल होना विषय वस्तु की। ठीक है, नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है ढांचा, ठीक है भाई, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अपना इंग्लिश में हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस का अपना एक सिंटेक्स होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन आपके जो है ऑब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें आती है। तो अपना एक ढांचा होता है, आप कुछ भी नहीं लिख करके सेंटेंस बना सकते हो। ऐसे यहाँ पर जो टीचिंग आप कर रहे हो उसका भी एक सिंटेक्स होता है, भाई आप किस तरीके से करेंगे सारी चीजों को। तो इस सिंटेक्स के अंदर हम 5 स्टेप्स करते हैं, और ये जो स्टेप्स है वो इवन हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा, वैसे तो आपसे सीरीज में भी पूछ लेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मॉरिसन के 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग कौन से हैं। तो आप क्या बताएंगे, मॉरिसन के 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन, जो कि सिंटेक्स के अंदर आते हैं। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। ये 5 के 5 स्टेप्स आपको रट जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही याद कर लो, रट लो इन चीजों को, बिकॉज कई बार आपसे इनको सीक्वेंस में लगाना ही दे देते हैं। तो ध्यान देना, सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, अन्वेषण है। सेकंड वन इज प्रस्तुतिकरण है। थर्ड वन इज आत्मसातीकरण है। फोर्थ वन संगठन एंड फिफ्थ वन इज अभिव्यक्तिकरण है। एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, देन हम इनकी तरफ मूव करेंगे। पहला तो फोकस था कि फोकस क्या है, सब्जेक्ट की मास्टरी है, विषय वस्तु की महारत है। सिंटेक्स के अंदर सबसे पहला जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि एक्सप्लोर करना। अब क्या एक्सप्लोर करेगा टीचर, टीचर के लिए ये सारी चीजें, टीचर क्या एक्सप्लोर करेगा भाई, जब वो क्लासरूम में जाएगा तो कोई भी नया कंटेंट पढ़ाने से पहले वो बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेगा, जो प्रायर नॉलेज है उस चीज के बारे में वो चेक करेगा। इसके लिए वो क्या कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लासरूम में आकर के अगर मैं आपके साथ ऑनलाइन अगर इंटरेक्शन कर रही हूँ, अगर हम लाइव में है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि बताओ मेमोरी लेवल से आप क्या समझते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल से आप क्या समझते हो। तो आप मुझे जो रिस्पॉन्स देंगे वो डिपेंड करता है, उससे टीचर हेल्प लेगा कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। तो जिस कंटेंट को पढ़ाने वाला है टीचर, उसकी पूर्व ज्ञान लेना बच्चों का, वो क्या है, एक्सप्लोरेशन है। और जब ये चीजें हो जाती है, जब पता चल जाता है टीचर को कि बच्चे को इतना आता है मुझे, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि मुझे किन मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, किस तरीके से इन बच्चों को समझाना होगा। एक्सप्लोरेशन के बाद आती है कंटेंट को प्रेजेंट करने की, ठीक है, कैसे हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ओके, और जब हमने टीचिंग के कुछ मैगजीन्स करे तो मैंने कहा था कि जो टीचिंग होती है वो आर्ट भी होती है, मतलब कला होती है भाई, क्रिएटिविटी होती है, आप किस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। इस पूरे टॉपिक को मैंने इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो ये मेरा अपना तरीका है, टीचर का अपना तरीका हो सकता है, सभी रेस्पेक्टिव टीचर्स का, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करेंगे, आप जो सब पढ़ाना चाहते हो वो इंटरेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, किनके बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछेगा, ठीक है। तो जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। जब प्रेजेंटेशन हो जाता है देन आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, मतलब जो ज्ञान है उसको एक्वायर करना। एक तो प्रायर नॉलेज बच्चे की पहले से थी, ठीक है, एक नॉलेज बच्चे की यहाँ पर पहले से थी, एक नॉलेज मैंने जब कंटेंट प्रेजेंट करते वक्त थोड़ी सी और उसको दे दी। तो वो जो प्रायर नॉलेज थी और जो न्यू ज्ञान, मतलब जो पूर्व ज्ञान था और ये जो न्यू ज्ञान बच्चे के पास आया, उन दोनों को बच्चों क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो उनके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो रही होती है, जो नॉलेज है वो क्या हो गई है, बच्चे की एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। तो असिमिलेशन में क्या होता है कि जो पहले ज्ञान है और जो अभी बच्चे ने सीखा है, जो टीचर ने प्रेजेंट किया, वो क्या है, फिर उसका जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाता है, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में
में आ जाता है। सो दिस इज असिमिलेशन, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ओके जी, इसमें क्या करेगा भाई टीचर, यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको चेक करने के लिए कि बच्चा ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हल्के फुल्के एग्जाम जो एग्जाम्स वगैरह वो भी यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी लेकर के चेक कर सकता है टीचर की भाई उनको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। कंटेंट का प्रेजेंटेशन हो गया है, बच्चे ने अपने स्तर पर चीजें अच्छे समझ ली है, उसके नॉलेज में एनहेंस हो गया है, ज्ञान में वृद्धि हो गई है। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, संगठन। कैसे बच्चा उस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा, जो कंटेंट उसने अभी पढ़ा उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब यहां पर बिना टीचर की हेल्प के, विदाउट टीचर हेल्प, टीचर अब यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा और बच्चा जो है वो अपने ज्ञान को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जैसे हम अलमारी में अपने कपड़े नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, सिमिलरली क्या करता है भाई, कोई चीज अगर टीचर ने दिया है, कोई अगर प्रोजेक्ट दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है, तो उसमें जो टीचर ने करवाया वो प्लस में अपना खुद का दिमाग लगाते हुए उसको कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन के ज्ञान को बिना टीचर की हेल्प से क्या करना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। उसके बाद आता है रिसाइटेशन, सारी प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, ज्ञान में वृद्धि हो गई है, सारे टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं, नॉलेज में एनहांसमेंट हो गई है, उसने ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया है। अब बारी आती है अभिव्यक्तिकरण की। मतलब कि ऑरली अब जो बच्चा है वो टीचर के सामने प्रेजेंट करेगा कि इस कंटेंट में मैंने ये सीखा, ऑरली करेगा। 1 बाय 1 टीचर आएंगे और जो 1 बाय 1 जो स्टूडेंट है वो आएंगे सामने, और बाकी के जो स्टूडेंट और जो टीचर है वो सिर्फ सुनेंगे कि भाई इस बच्चे ने इतना सीखा है। ठीक है, ये भी एक आइडिया प्रोवाइड करेगा टीचर को। तो यहाँ पर क्या है, रिसाइटेशन है। तो ये 5 स्टेप्स है मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर, जो कि मॉरिसन के द्वारा दिए गए। आपसे पूछ लेते हैं कि मॉरिसन के 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग कौन से हैं, तो आपको ये बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। एज इट इज आपको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है, प्लीज ध्यान देना इस चीज को। ओके, फोकस हो गया, सिंटेक्स में हमने ये समझ लिया। देन बात आती है सोशल सिस्टम की, सामाजिक प्रणाली। अब इस प्रणाली में टीचर और जो स्टूडेंट है, इनके रिलेशन को देखा जाता है, इनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, अब संबंध में क्या ही हो सकता है, स्टूडेंट को अगर कोई परेशानी है तो टीचर उसको हेल्प करेगा, उसको एड प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जहां पर बच्चा नहीं लैग कर रहा है उसको भाई मॉनिटर करने का काम तो टीचर का होता है ना, तो उसको एडिशनल हेल्प की जरूरत होती है, वो प्रोवाइड करता है। साथ में टीचर यहाँ पर क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं बच्चों को, अभिप्रेरणा देते हैं उनको। ये अभिप्रेरणा आपकी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य भी हो सकती है और इंटरनल यानी कि आंतरिक भी हो सकती है। मोटिवेशन 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आप सभी को पता है इस चीज के बारे में। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो बाहरी तौर पर हमें प्रेरित करे कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, और इंटरनल वो होता है जो आपके अंदर से खुद उमड़ के आए कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो वो इंटरनल है। तो टीचर का काम यहाँ पर मोटिवेशन प्रोवाइड भी करना है। नेक्स्ट अगर बात करें सपोर्ट सिस्टम में, सपोर्ट सिस्टम होता है, ये आपकी सामाजिक प्रणाली थी, दिस वन इज योर सहयोग प्रणाली। ठीक है, अब इसमें सपोर्ट सिस्टम में क्या हो सकता है कि टीचर है ना कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, एडवांस मटीरियल कह लीजिए, कोई भी एडवांस सामग्री कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, कोई ऐसे एड्स यहाँ पर टीचर हेल्प ले जिनसे बच्चे को और अधिक सहायता हम यहाँ पर दे सकते हैं एज ए टीचर। तो वो क्या है, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है, बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन। लास्ट में जो बच जाती है आपकी प्रणाली वो आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, बच्चे ने कितना सीखा बस उस चीज को हम चेक करने का काम करते हैं। हम इसके लिए मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्कशन की हेल्प से। ठीक है, कैसे भी आप यहाँ पर चीजों को करवा सकते हो। तो इवैल्यूएशन मतलब जो चीजें बच्चे ने सीखी है उसको जांचना कि आया कि नहीं आया उसको, तो ये है इवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, थॉटफुल होता है, कंसेप्ट की मास्टरी पर फोकस किया जाता है, मीनिंग को समझते हैं, मेन आइडिया को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों एक्टिव होते हैं। और मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें तो 5 स्टेप्स होती है, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। और आपसे जब पूछा जाता है कि मॉरिसन के 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग कौन से होते हैं, तो आपको बताना है 5 स्टेप्स में दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। So this is all about understanding level of teaching. Now let's move to the reflective level of teaching, जो कि आपके 3rd नंबर का है। इसमें 3rd लेवल जो है आपका वो उनके द्वारा दिया गया है, हंट, HUNT, हंट यहाँ पर है, इनके द्वारा दिया गया है। ये जो है प्रॉपर पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। दिस वन इज टीचर सेंटर्ड, दिस वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड दिस वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी क्लासेस के लिए होते हैं, जो आपके सेकेंडरी टू अपर सेकेंडरी है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल जो बच्चे होते हैं उनके लेवल का होता है। इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग,
ठीक है, जिसमें हम रोट मेमोराइजेशन करते हैं, क्रैमिंग करते हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने वाले दोनों लेवल इस चीज के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। मैंने कहा था पहले वाला ये है, फिर हम इस पे जाते हैं, देन हम इस पे जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव के लिए पहले हम चीजों को फैक्ट्स को हम याद करते हैं, फिर हम कंसेप्ट को समझते हैं, देन हम रिफ्लेक्शन यहाँ पर करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है कि पीछे मुड़ करके देखना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, लेट्स से कि एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं कि मान लो कि आपको मैंने ये पढ़ाया और जब आप क्वेश्चन करने बैठे आपको नहीं आया। लेट्स से आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप रिफ्लेक्ट करते हो कि भाई क्यों नहीं हुआ क्लियर। तो आपका इंटरनल आपको आंसर देता है कि आपने तो बहुत सारी रील्स देखी थी, पढ़ने के टाइम पर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है भाई, क्रिटिकली थिंक करना, आलोचनात्मक चिंतन करना किसी भी चीज का कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। आप कह सकते हो डीप थिंकिंग करना। ठीक है, डीप थिंकिंग करना यानी कि गहन चिंतन करना, और जब आप गहन चिंतन करते हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से होती है वो सारी चीजें। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप कह सकते हो सिंपल भाषा में पीछे पलट करके देखना कि ये चीज हुई है तो क्यों हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुआ है, क्यों हुई है। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें दोनों लेवल जरूरी होते हैं। अगर ये थॉटफुल है तो ये अपर थॉटफुल है, क्योंकि हम यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं यहाँ पर चीजों को। ठीक है, तो ये अपर थॉटफुल है। और इसमें ये जो है वो समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है भाई, इसमें बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेगा, जब वो याद करेगा, फिर वो समझेगा, देन वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है ये। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकली थिंक कर पाता है। कोई चीज अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो बच्चे के सामने, और जब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हो जाती है, जब वो करने लग जाता है, तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है कि आपने ये कहा है तो ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, मल्टीपल तरीके से उसको क्वेश्चन करके उसको और समझने की कोशिश करने लगता है। फिर डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे टर्म है, ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको इस पर्टिकुलर लेवल में देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डिस्कवरी हो गया, क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर, रचनात्मकता आती है, नए नए आइडियाज का यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव रहेंगे वो कौन रहेंगे, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे यहाँ पर निकाल रहे होते हैं। टीचर माध्यमिक मतलब सेकेंडरी रोल यहाँ पर प्ले करता है। क्लासरूम का एनवायरमेंट ओपन रहता है, खुला रहता है, बिल्कुल ही क्लोज टाइप नहीं रहता कि जो थोप दिया वही करना, नहीं। मतलब एक्टिव होते हैं बच्चे और ओपन रहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा पूछ सकता है। इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये सारे कीवर्ड्स है जो कि आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग में याद रखने हैं, सॉरी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। सो अगर मैं पूरा एक यहाँ पर आपको इसकी समराइज अगर करने की बात करूं, तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम चीजों को रटते हैं, क्रैमिंग करते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट को समझा नहीं जाता है। दिस इज टीचर सेंटर्ड। और अगर यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करूं, जिसको मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, इसमें हम कंसेप्ट की मास्टरी करते हैं, यानी कि जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से समझने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स याद रखने हैं, 5 स्टेप्स आपको बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, देन प्रेजेंटेशन करते हैं, असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन लास्ट में जो आपको पॉइंट रह जाता है दैट इज रिसाइटेशन। और जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो ये अपर थॉटफुल है, इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड पर फोकस किया जाता है, बच्चे किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हुए किस तरीके से कितने सॉल्यूशन यहाँ पर बच्चे जो प्रॉब्लम का है उसको निकाल पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को प्लीज लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।